हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग डे 1 क्लास में डिटर्मिनेंट्स का चर्चा किए हुए थे और हम लोग बेसिक डिफिनेशन पढ़े हुए थे। इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम लोग बात किए थे ऑर्डर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाला जाता है। फिर वहाँ बताया गया था बेसिक डिफिनेशन में कि डिटर्मिनेंट्स जो पॉसिबल होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट्स निकलता है। जो हम वो बात नोट में लिखवा दिए कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स पॉसिबल, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट्स निकलता है और हम लोग निकाल भी सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कल जब हम लोग ऑर्डर 3 को जब एक्सपेंड कर रहे थे, ऑर्डर 3 का जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे, तो कभी कभी हम लोग का जब क्वेश्चन आता है ऑर्डर 3 का, तो अगर हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो हो सकता है कि कैलकुलेशन लॉन्ग चला जाए और आंसर तक हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं और हम लोग को एग्ज़ाम फंसा सकता है। तब इसी के लिए हम लोग को कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना रहता है डिटर्मिनेंट्स का, ताकि इसका अगर अप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट्स का जो कैलकुलेशन है वो छोटा हो जाएगा और बहुत जल्द ही बन जाएगा। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्यों पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ते हैं, ये सबको ध्यान में आ गया होगा। कोई पूछेगा क्यों पढ़ते हैं तो ये बात बताना है कि जो ऑर्डर 3 का जो डिटर्मिनेंट्स का कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो आता है वो डायरेक्ट अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे या डायरेक्ट कल तोड़ने के लिए बता रहे थे प्लस माइनस प्लस, तो वैसा करने से हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन का कैलकुलेशन लॉन्ग चला जाएगा और जिसके चलते हम लोग आंसर तक कंप्लीटली नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए कुछ प्रॉपर्टीज अगर वैसा क्वेश्चन में अगर अप्लाई कर दिया जाए तो हम लोग वैसा क्वेश्चन को भी बहुत इजी वे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता चल गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्यों पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी 1 का बात करते हैं। यदि सभी रो को अगर कॉलम्स में अगर इंटरचेंज कर दें, आपस में रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन्स अनचेंज, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम्पल से बात करते हैं, डेल A1 A2 डेल्टा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ए मेरा है। अब ए जो डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, ए मेरा R1 है, पहला रो है, ए मेरा दूसरा रो है, ए मेरा तीसरा रो है, बात समझ रहे हैं। और ए मेरा C1 है, ए मेरा दूसरा कॉलम है, C2 है, ए मेरा तीसरा कॉलम है। तो यहाँ क्या बोला कि रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, मतलब रो के जगह में कॉलम बैठ जाएगा, कॉलम के जगह में रो बैठ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करते हैं और इसका वैल्यू अगर 28 अगर 28 आ गया है, तो रो को हम लोग क्या करते हैं, रो को एक है ना, पहला रो को पहला कॉलम में ला देंगे, पहला रो को यहाँ देखना है, पहला रो को पहला कॉलम बना देंगे, A1 B1 C1, मतलब पहला रो को हम लोग पहला कॉलम बना दिए। इसी तरह दूसरा रो को दूसरा कॉलम में ले आना है। इसके बाद इसी तरह तीसरा रो को तीसरा कॉलम में ले आना है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जो रो R1 जो था C1 बन गया, R2 जो था C2 बन गया और जो R3 था वो C3 बन गया। तो अगर हम लोग आपस में इंटरचेंज कर देंगे रो कॉलम को, लेकिन हाँ हम लोग एक रो का बात नहीं कर रहे इंटरचेंज का, 2 रो का बात इंटरचेंज का नहीं कर रहे, पूरा रो को पूरा कॉलम में चेंज करना है। मतलब जितना भी रो होगा वो पूरा का पूरा रो को हम लोग कहाँ चेंज कर देंगे, पूरा कॉलम में, एक भी नहीं छोड़ना है। अब बोलेगा सर 2 रो का कब चेंज करेंगे, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि 2 रो का भी प्रॉपर्टी जाएगा कि 2 रो को चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा। तो हम लोग अभी वहाँ फिलहाल
है ना, फिलहाल हम लोग पूरा रो को कहाँ चेंज करेंगे, पूरा कॉलम में। तब ऐसा करने से जो डेल्टा का वैल्यू, अगर मान लो सपोज इसको हम लोग सॉल्व किए और सब है ना, सॉल्व करने के बाद अगर 28 वैल्यू आया है इसका डिटर्मिनेंट, तो रो को अगर कॉलम में हम लोग आपस में चेंज कर देंगे तो इसका भी वैल्यू यही आएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब रो को, हाँ लेकिन कब, पूरा रो को पूरा कॉलम में भी चेंज करना चाहिए। पूरा रो को जब हम लोग पूरा कॉलम में चेंज करेंगे तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा प्रॉपर्टी 1 था। तो ये बात क्लियर समझ में आ गया होगा, ये बात पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम बोलना चाह रहे हैं कि दो रो को चेंज नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी आगे पढ़ना है ना। हम लोग बात कर रहे हैं पूरा रो को, जितना भी रो है, जैसे मतलब R1 को C1 बना दो, R2 को C2 बना दो, R3 को C3 बना दो। पूरा रो को अगर पूरा कॉलम में चेंज करेंगे तो ऐसा करने के बाद हम लोग का जो वैल्यू, जो डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसका वैल्यू अगर 28 आया है तो इस डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू 28 ही आएगा। तो ये मेरा प्रॉपर्टी 1 था, नोट करें। कर रहे प्रॉपर्टी 2। अब यदि दो रो को, मतलब दो रो का मतलब है कि जब हम लोग आपस में दो रो को चेंज करेंगे, या तो फिर दो कॉलम लेना है, मतलब दो कॉलम को आपस में चेंज करेंगे, मतलब इंटरचेंज, मतलब चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स का साइन में चेंज आ सकता है, फर्क पड़ सकता है, वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपस में दो रो को चेंज करें या कॉलम को चेंज करें तो उसका डिटर्मिनेंट्स का साइन में फ़र्क पड़ेगा। साइन का मतलब होता है अगर प्लस में वैल्यू था तो माइनस हो सकता है, या तो माइनस था तो प्लस होगा, ये चेंज होगा। लेकिन जो वैल्यू अगर 14 आया होगा तो दोनों का वैल्यू चेंज करने के बाद 14 ही होगा, वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन पे पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल, ए मेरा R1 है, ए मेरा R2 है। अब R1 चेंज हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, R2। तो अगर इसका साइन हम लोग को जानना पड़ेगा, ए साइन इंटरचेंज है। इंटरचेंज कहने का मतलब है R1 जो जगह लेगा R2 का और R2 किसका जगह लेगा, R1 का। तो ये बात ध्यान रखें, दोनों तरफ मूडी है, दोनों तरफ मूडी है, तो इसका मतलब R1 का जगह, R1 किसका जगह ले रहा है, R2 का, और R2 किसका जगह ले रहा है, R1 का। मतलब आपस में है ना रिप्लेस होगा, जगह का चेंज कर लेगा। तो ऐसा अगर होगा तो मेरा आ जाएगा, है ना, R1 जो आ जाएगा यहाँ हो जाएगा, R1 जो बैठ जाएगा R2 के जगह में A1 B1 C1, और R2 जो बैठ जाएगा R1 के जगह में A2 B2 C2, A2 B2 C2। हम लोग थोड़ा अगर बात करें, हाँ R2 कहाँ बैठ जाएगा, R1 में A2 B2 C2, और R1 किसका जगह ले लेगा, R2 का, मतलब A1 B1 C1। ये हम लोग चेंज कर रहे हैं, R1 R2 किसी दो रो को चेंज कर रहे हैं, मतलब तीसरा रो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ये अपने ही जगह पे होगा, A3 B3 C3। तो अगर ऐसा करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग का हो सकता है ना, डिटर्मिनेंट का साइन में फ़र्क पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव में था, अगर ये पॉजिटिव में था तो इसके आगे माइनस हो जाएगा, लेकिन वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग इस डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करेंगे, अगर इसका वैल्यू अगर 14 आया है तो इसका भी वैल्यू 14 होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस ये +14 है तो ये -14 हो जाएगा। हमको लगता है कि प्रॉपर्टी 2 आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम बोलना चाह रहे हैं कि आपस में दो रो को चेंज करेंगे तो इसका अगर जो साइन अगर पहले से प्लस में है, अगर दोनों को साइन, दोनों का जगह अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे, चेंज कर देंगे तो साइन में फ़र्क पड़ेगा, तो प्लस है तो माइनस होगा। अगर ये माइनस में होता तो यहाँ फिर प्लस हो जाता, तो ये फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर वैल्यू में अगर बात करें तो अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे कल ऑर्डर 3 को सॉल्व करने का तरीका बता रहे थे, प्लस माइनस प्लस, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू अगर 14 आया है तो इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो 14 ही आएगा। लेकिन सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, साइन में फर्क पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव में है तो ये क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। मतलब आपस में दो रो को अगर हम यहाँ अगर बात करें, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दो रो को चेंज किए, आप
आपस में कॉलम में भी चेंज करवा सकते हैं। तो कॉलम में भी चेंज करवाइएगा तो हो सकता है कि उसमें हमेशा साइन है ना उल्टा आ जाएगा। तो हम रो में चेंज करवा दिए, ऐसा कॉलम में भी चेंज करवाने से साइन में क्या हो जाएगा, फर्क पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि रो में चेंज करेंगे तभी नहीं, कॉलम में भी आपस हाँ, लेकिन दो रो या तो दो कॉलम में अगर हम लोग चेंज करवाएंगे तब ही साइन में फर्क पड़ेगा, है ना। चाहे रो में चेंज करवाएं, दो रो में या तो दो कॉलम में, तो साइन में फर्क पड़ेगा, लेकिन वैल्यू या मैग्नीट्यूड वही रहेगा। ये मेरा प्रॉपर्टी 2 था, नोट करें। जा रहे प्रॉपर्टी 3 के बारे में है क्या। हम लोग 2 प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। प्रॉपर्टी 3 बोल रहा है इफ एनी 2 रो और 2 कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल। ये वर्ड अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बोल रहा है कि आपस में 2 रो, अगर हम लोग रो ले रहे हैं तो रो ही लेना है, कॉलम ले रहे हैं तो कॉलम लेना है। अगर आपस में 2 रो अगर डिटर्मिनेंट्स का बराबर हो जाए, मतलब 2 रो आपस में देखने में समान लगे, बराबर लगे, तो उस केसेस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अगर किसी डिटर्मिनेंट्स में 2 रो देखने में अगर बराबर हो जाए या 2 कॉलम देखने में बराबर हो जाए, तो हम लोग इस केसेस में जो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हम लोग क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, 0। तो हम लोग बात करें जैसे एग्जांपल कि A1 R1 में अगर बात करें A1 B1 C1, R2 में बात करेंगे तो A1 B1 C1। तो यहाँ बताया गया है R1 और R2 में जो एलिमेंट्स है वो सारा का सारा सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि R1 R2 बराबर है, मतलब आइडेंटिकल है। तो इस केसेस में डेल्टा का वैल्यू मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो जब हम लोग को क्वेश्चन में अगर ऐसा देखने को मिले कि 2 रो या तो फिर 2 कॉलम, अगर कहीं का रो, ऐसा नहीं कि R1 R2 ही होगा, R1 R3 भी बराबर हो सकता है। तो अगर 2 रो मतलब सिर्फ 2 रो होना चाहिए या तो फिर 2 कॉलम अगर देखने में अगर सेम लग जाए तो उस केसेस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख देना है 0। तो ये मेरा था प्रॉपर्टी 3। तो हम लोग अगर बात करें प्रॉपर्टी 4 का, तो ये बोल रहा है इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो, है ना, और कॉलम्स इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट, मतलब किसी रो के हर एलिमेंट में किसी कांस्टेंट से, मेरा बात नहीं समझ रहे, किसी रो के एक रो, देख ए रो मतलब किसी एक रो के प्रत्येक एलिमेंट्स में अगर कांस्टेंट गुना कर दिया जाए, मतलब किसी एक रो में, है ना, अगर हर एलिमेंट्स में किसी कांस्टेंट से गुना होता है तो डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू में जो फर्क पड़ता है वही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे नहीं समझ में आ रहा होगा, हम एग्जांपल दे रहे हैं, आपको क्लियर समझ में आएगा। अगर ये नहीं भी समझ में आया है, ये थोड़ा लॉन्ग लिखा हुआ है जिसके वजह से आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम एग्जाम्पल से क्लियर करवाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हम माने A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3, ये साफ साफ दिख रहा होगा आप लोग को। हाँ, थोड़ा यहाँ पे देखें, मेरा कहने का मतलब है अगर ए डेल्टा है, इसमें अगर हम 3 डेल्टा से गुना कर देते हैं, डिटर्मिनेंट मतलब डेल्टा में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो 3 होगा डिटर्मिनेंट्स का किसी एक रो में गुना होगा, या तो R1 में गुना कीजिए, या तो फिर R2 में आप कर सकते हैं, या तो फिर आप R3 में कर सकते हैं, या तो फिर किसी एक कॉलम में गुना कर सकते हैं, या तो C1 या तो C2। अगर C1 में किए होंगे तो C2 C3 में नहीं करना है, अगर C2 में गुना किए होंगे तो फिर C1 C3 में नहीं करना है। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर डिटर्मिनेंट्स में किसी कांस्टेंट से गुना किया जाता है तो वो कांस्टेंट अगर डिटर्मिनेंट के अंदर अगर एंट्री मारता है तो किसी एक रो में जाता है। ये फिक्स नहीं है कि R1 में ही जाएगा या तो R2 में ही जाएगा, R3, कोई एक रो में आप उसको भेज सकते हैं, या तो फिर किसी एक कॉलम में भेज सकते हैं। तो अगर हमको मन किया कि 3 से हम अगर, है ना, 3 से अगर डेल्टा में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उस कोशिश कर रहे हैं कि हम R1 में गुना करेंगे तो ये 3 चला जाएगा, 3A1 3B1 3C1। अगर 3 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई किए हैं तो हम R1 में गुना करेंगे, R2 और R3 जैसा का था वैसा ही रह जाएगा, जैसा था वैसे ही रह जाएगा।
ए हो जाएगा A3, ए हो जाएगा B3, ए हो जाएगा C3। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरा कहने का मतलब है किसी कांस्टेंट से अगर डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई किया जाए तो किसी एक रो में गुना होगा या तो फिर किसी एक कॉलम में गुना होगा। ये फिक्स नहीं किस रो में जाएगा और किस कॉलम में जाएगा, आपको जहां मन करे वहां गुना कर देना है, लेकिन एक रो या तो एक कॉलम। अगर ऐसा आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो 3 डेल्टा था हम लोग इस रो में गुना नहीं करके हम लोग इसमें भी कर सकते हैं। तो बहुत कोई कहना है कि नहीं सर हम R2 में गुना करेंगे, तो आप R2 में कीजिए A1 B1 C1, तो फिर 3 किसी एक रो में जाएगा, लेकिन इसमें इस बार किस में जा रहा है, R2 में जा रहा है। 3A2 3B2 3C2 और ये हो जाएगा A3 B3 C3। तो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं हम क्या बोलना चाह रहे थे। अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अगर R1 में गुना हुआ होगा तो R2 R3 में नहीं करना है। अगर R2 में आप गुना किए होंगे तो फिर R1 और R3 में नहीं होगा, किसी एक रो में, या तो फिर अगर कॉलम में करना है तो किसी एक कॉलम में होगा। तो ये मेरा कहना था। लेकिन आप मैट्रिसेस में पढ़े थे कि कोई कांस्टेंट अगर गुना करते हैं तो मैट्रिसेस में सारा एलिमेंट्स में गुना होता है। जैसे एग्जांपल वहां बताए थे, अगर कोई मैट्रिसेस दिया हुआ है A1 2 3 4, तो मैट्रिसेस का कहानी ऐसा नहीं था। अगर किसी कांस्टेंट से हम लोग गुना करते हैं तो कांस्टेंट इसके साथ भी गुना होगा 3 3 दूना 6 3 तिया 9 4 तिया 12, सभी एलिमेंट्स से गुना होता है। लेकिन यही अगर ये साइन मैट्रिसेस हट के अगर डिटर्मिनेंट हो जाए और हम अगर इसमें 3A से गुना करेंगे, 3A से गुना करेंगे तो हम लोग का क्या फ़र्क पड़ा। हाँ, लेकिन A है और डिटर्मिनेंट होगा तो है ना, A का डिटर्मिनेंट होगा, ऐसे होगा। तो जब 3 अगर गुना होगा तो किसी एक रो में जाएगा। अभी मैट्रिसेस में सभी के साथ एंट्री किया था, लेकिन डिटर्मिनेंट में केसेस में किसी एक रो के साथ जाएगा। तो 3 गुना होगा 1 के साथ 3 3 दूना 6, बाकी ये जैसा का वैसे ही रह जाएगा 3 4। आप लोग को हमको बिलीव है कि समझ में आ गया होगा कि मैट्रिसेस केस में सभी एलिमेंट से कांस्टेंट गुना होगा, लेकिन जब डिटर्मिनेंट में गुना करेंगे तो किसी एक रो में गुना होगा। देखो 3 को हम लोग 1 से गुना किए 3 को हम 2 से गुना किए 6, लेकिन R2 जैसा का वैसा रह गया। मतलब साफ साफ समझ में आ गया प्रॉपर्टी 4 कि अगर कोई कांस्टेंट अगर डिटर्मिनेंट्स में गुना होगा तो या तो किसी रो में गुना होगा या तो किसी कॉलम में, लेकिन किसी एक रो में या तो फिर एक कॉलम में गुना होगा। लेकिन मैट्रिसेस में अगर किसी कांस्टेंट को अगर एंट्री करवाते हैं तो सारा एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। यही डिफरेंस था, आप इसको नोट करें। हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी 5 का। हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी 5 का। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी 6 का। प्रॉपर्टी 5 और 6। प्रॉपर्टी 5 का कहना है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। कब? आगे देखें, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो, यहाँ ए रो, अगर सभी रो का बात करता तो एस लगाता और ए यहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ से हम लोग को बात पकड़ना है ए रो, मतलब एक रो का बात कर रहा है और एक कॉलम का बात कर रहा है ना। R0 ये कहना चाह रहा है कि डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू होता है वो 0 होगा। कब? जब सारा एलिमेंट किसी रो का, किसी एक रो का सारा एलिमेंट अगर 0 हो तो उसका डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा हम लोग पिछला क्लास का अगर बात करें, सपोज कल हम ऑर्डर 3 का एक्सपेंड करने के लिए बताए थे कि हम लोग प्लस माइनस प्लस, याद कर। तो जब हम लोग एक्सपेंड करने के लिए बताए थे तो याद कर, हम लोग जब ऑर्डर 3 को जब हम लोग एक्सपेंड कर रहे थे तो हम लोग पहले +0 को रखते थे। सपोज यहाँ पे 0 कटने के बाद जो बचा यहाँ रख दिए। सपोज हम लिख नहीं रहे, उसी तरह -0 को रखते थे साइन के साथ, 0 को +0, फिर इसके सीधा में एलिमेंट्स कटने के बाद जो बचता था यहाँ लिखते थे। हम इसको नहीं लिखना चाह रहे हैं, हम आगे से ही कुछ बात करेंगे। फिर बीच में -0 लिखते थे और -0 कटने के बाद, -0 के सीधा में कटने के बाद ये सारा एलिमेंट बचता था, इसको लिखते थे यहाँ पे। इसी तरह यहाँ +0। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि जब आगे ही 0 है
तो डिटर्मिनेंट्स का सारा वैल्यू क्या होगा, जीरो आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग है ना, इसीलिए जो प्रॉपर्टी आया है कि अगर किसी एक रो में है ना, किसी एक रो में सारा एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो सॉल्व नहीं करना है, बल्कि डायरेक्ट उसका वैल्यू जीरो लिख देना है। या तो किसी एक कॉलम में तीनों एलिमेंट जीरो हो जाए तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू मतलब डेल्टा का वैल्यू क्या लिख देना है, जीरो। ये बात आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में तीनों एलिमेंट अगर जीरो है तो डायरेक्ट हम लोग को जीरो आंसर लिख देना है, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी 6 का। तो प्रॉपर्टी 6 बोलता है कि है ना, प्रॉपर्टी 5 क्या बोला, किसी एक रो में सारा एलिमेंट अगर जीरो है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू मतलब डिटर्मिनेंट मतलब डेल्टा का वैल्यू जीरो लिख देना है, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। उसी तरह प्रॉपर्टी 6 बोलता है कि किसी एक रो में किसी एक रो में किसी एक रो में किसी एक रो में या तो फिर किसी एक कॉलम में, तो अभी हम कॉलम का बात नहीं कर रहे, हम लोग बात करना चाह रहे हैं किसी एक रो में, किसी एक रो में अगर दो नंबर का अगर दो टर्म का अगर सम है, दो टर्म का सम है। यहाँ पे देखें R1 में जो है, R1 में जो है ये रो है मेरा R1। क्यों, आप लोग को पता है कि सोया हुआ लाइन R1 बोलते हैं, दूसरा सोया R2 बोलते हैं, तीसरा सोया R3 बोलते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। और खड़ा लाइन C1 C2 C3। तो हम लोग को साफ साफ पता चल रहा है कि सोया हुआ लाइनर कैसा सोया हुआ लाइन है, पहला सोया लाइन है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं R1। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी 6 कहना चाह रहा है किसी रो में अगर दो टर्म का सम है तो वैसा हम लोग अगर दो टर्म का सम है और इस टाइप का अगर डिटर्मिनेंट है तो हम लोग इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। समझ में नहीं आया आप लोग को हम क्या बोल रहे हैं, समझ है ना, थोड़ा समझिए। हम बोलना चाह रहे हैं किसी रो में दो टर्म का सम है, किसी रो में दो टर्म का सम है, किसी रो में दो टर्म का सम है, तो हम लोग इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखें कि सबसे पहले पहला डिटर्मिनेंट बना रहे हैं, इसको एक डिटर्मिनेंट को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। टू डिटर्मिनेंट्स ऐसा कब करेंगे, जब किसी एक रो में या तो किसी एक कॉलम में दो टर्म का सम होगा। तो हम लोग सबसे पहला कर बात करेंगे A1 A2 A3, A1 A2 A3। फिर यहाँ पे छोड़ देना, इसका हम लोग पहला एलिमेंट सारा लिए, इसका पहला एलिमेंट लिए A1 A2 A3, इसका पहला एलिमेंट A1, इसका पहला एलिमेंट A2, इसका पहला एलिमेंट A3 ले लिए। इसका हम लोग बात करें, इसका पहला एलिमेंट है ना B1, इसका पहला एलिमेंट B2, इसका पहला एलिमेंट B3, B1 B2 B3। फिर हम लोग इसका पहला एलिमेंट अगर बात करें C1, इसका भी पहला C2, इसका भी पहला C3, एक डिटर्मिनेंट मेरा बन गया। अब अगर दूसरा डिटर्मिनेंट में हम लोग ब्रेक करेंगे तो कैसे, यहाँ पे देखें है ना, यहाँ पे अगर देखें दूसरा टर्म जो है, दूसरा टर्म इसका है K1, इसका दूसरा टर्म K1, लेकिन इसका दूसरा टर्म है ना, इसका दूसरा टर्म नहीं है, इसका दूसरा टर्म नहीं है, तो हम लोग है ना इसी को हम लोग इस दूसरा भी डिटर्मिनेंट में इसी टर्म को लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा A2 A3, तो K1 A2 A3। उसी तरह K2 इसका दूसरा लेना है, और यहाँ पे अगर दूसरा नहीं है तो इसमें इसी को ले लेना है, क्योंकि इसके पास दूसरा टर्म नहीं है, K2 B2 B3। यहाँ भी इसी तरह लिखना है, इसका दूसरा टर्म है लेकिन यहाँ दोनों में दूसरा टर्म नहीं है, तो हम लोग दूसरा भी डिटर्मिनेंट में इसी एलिमेंट्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा K3 C2 C3। तो समझ में आ गया होगा, मेरे को बिलीव है। हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि अगर कॉन्सेप्ट को समझिए, प्रॉपर्टीज को समझिए, बोलना ये चाह रहा है किसी रो में दो टर्म का सम है तो बीच में प्लस है, तो बीच में प्लस का साइन दे देंगे और दोनों को अलग अलग कर देंगे। मतलब पहला एलिमेंट A1 है ना, तो इसका पहला एलिमेंट वाला लिखो A1 A2 A3, इसका पहला एलिमेंट B1 B2 B3, इसका पहला एलिमेंट C1 C2 C3। लेकिन जब दूसरा डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो दूसरा डिटर्मिनेंट मतलब दूसरा एलिमेंट होगा, तो इसका दूसरा एलिमेंट जो है K1
इसमें दूसरा नहीं है तो दूसरा भी डिटर्मिनेंट में इसी को यूज करना है। अब इसके पास नहीं है तो हम लोग लाएंगे कहाँ से? तो इसीलिए इसमें दूसरा था तो K1 यूज किया, लेकिन इसमें दूसरा नहीं है तो इसी एलिमेंट को है ना सेम यूज कर देना है। तो K1 K1 A2 A3 K2 B2 B3 K3 C2 C3। अगर हम लोग इजी बात करें तो बीच में प्लस है तो बीच में खाली प्लस कर दो और यहाँ से सिर्फ अलग अलग कर दो। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये भी समझ में आ गया होगा। तो ऐसा अप्लाई डिटर्मिनेंट को कब तोड़ सकते हैं हम लोग? दो है ना सिंगल डिटर्मिनेंट्स को हम लोग दो डिटर्मिनेंट्स में कब तोड़ते हैं? जब किसी रो में दो टर्म का सम हो तब ऐसा काम करते हैं। ऐसा भी हो सकता है सर अगर ऐसा हो जाए A1 K1 है ना और लैम्डा 1 B1 K2 लैम्डा 2, तो हम लोग कुछ नहीं सेम ऐसे ही तोड़ देना है C1 K3 लैम्डा 3। तो हम लोग को इस टाइप से तोड़ना है। सबसे पहला एलिमेंट ऐसा करेंगे A2 A3 B2 B3 C2 C3। तो इसका पहला एलिमेंट A1 A2 A3 पहला डिटर्मिनेंट बनेगा। इसका पहला डिटर्मिनेंट B1 B2 पहला एलिमेंट को लेंगे। इसका भी लेंगे पहला एलिमेंट C1 C2 C3। अगर जब दूसरा लेंगे तो सिर्फ दूसरा इसका लेना है, बाकी दूसरा डिटर्मिनेंट में यही यूज होगा। बात समझ आ रही है? इसका दूसरा लेना है यही यूज होगा, इसका दूसरा लेना है। मतलब ऊपर से दूसरा का बात करेगा तो दूसरा लेंगे, बाकी नीचे वाला सेम रहेगा। अगर तीसरा का डिटर्मिनेंट में तोड़ेंगे तो तीसरा ऊपर से लेंगे, बाकी यही रहेगा। अगर इसमें अगर तीसरा डिटर्मिनेंट का बात करेंगे तो इसका तीसरा एलिमेंट लेंगे और इसमें भी तीसरा एलिमेंट लेंगे, बाकी नीचे वाला सेम एलिमेंट सी रहेगा। तो हम लोग इस टाइप से प्रॉपर्टी 6 को तोड़ सकते हैं। तो बीच में प्लस है तो बीच में क्या कर देंगे? प्लस। अगर बीच में माइनस होता तो बीच में क्या कर देते? माइनस, है ना। आप नोट करें। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग VBI लगाए हुए हैं कि ये प्रॉपर्टी हमको जहाँ तक लगा है, मेरा जो एक्सपीरियंसेस है, हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनता है वो प्रॉपर्टी 7 का ही यूज किया जाता है। और बहुत बच्चा को ये सब स्टेप समझ में नहीं आता है। इससे डरना नहीं, हमें एग्जाम्पल बताए हुए ये सब इतना नहीं लिखा जाता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब प्रॉपर्टी 7 को जो नहीं समझ पा रहे जो बच्चे है ना, उससे क्वेश्चन को उम्मीद भी नहीं रखना कि क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी 7 को कोशिश कीजिए कि हम लोग को समझना है, चाहे हमको कितना भी टाइम क्यों ना लगे, हम समझाने का कोशिश खूब करेंगे और आपको समझा भी देंगे। आप अच्छे से खाली वीडियो को देखते रहें। और प्रॉपर्टी 7 अगर आप समझ गए तो डिटर्मिनेंट्स का 90% क्वेश्चन बन गया। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी 7 के बारे में और एक क्वेश्चन जो है हम एग्जाम्पल में रखे हुए हैं। अब प्रॉपर्टी 7 का जो एक प्रॉपर्टी 7 को हम एग्जाम्पल दे के ही समझा पाएंगे। इसमें कुछ थ्योरी नहीं है कि थ्योरी से तुम बताया जाएगा, इसमें एग्जाम्पल दे के ही हम समझा सकते हैं और आप भी समझ पाइएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो हम एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन लिए हुए हैं वो 2016 में पूछा था और 2019 में पूछा है और सेम क्वेश्चन है और ये NCERT का एग्जाम्पल में है। और इस क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर्टी 7 का यूज करके कैसे बनाएंगे तो देखना है। और हम बार बार बोल रहे हैं प्रॉपर्टी 7 को एकदम अच्छे से देखना है। अगर आप ये समझ गए तो हम बोल रहे हैं कि 90% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो आप प्रॉपर्टी 7 को इग्नोर ना करें, आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। हाँ, हम लोग बात करें सबसे पहले यहाँ पे है ना, एक ऑपरेशन होता है, एक रो ऑपरेशन होता है, एक कॉलम ऑपरेशन होता है। और आप लोग को सुन के थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत इजी समझाया जाएगा। तो एक रो ऑपरेशन मतलब रो ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं पहले रो ऑपरेशन। अगर हम रो ऑपरेशन अप्लाई कर लेंगे तो मतलब सेम एकदम कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई करना है। तो हम लोग पहले रो ऑपरेशन का बात करते हैं। जो रो ऑपरेशन को समझ गया मतलब कॉलम ऑपरेशन भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल से हम बता रहे हैं किस टाइप से अप्लाई किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है। अगर हम लोग R1 लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर R1 लिख रहे हैं तो इसका सामने R1 ही होगा। अगर हम लोग यहाँ R1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी R1 होगा। ये बात आप लोग को अच्छे से समझना चाहिए। अगर यहाँ पे R1 है तो यहाँ पे भी R1 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे R1 का जब यूज हो चुका है तो हो सकता है कि है ना क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ R2 आ सकता है, या तो फिर R3 आ सकता है, या तो फिर कुछ मल्टीप्लाई भी हो सकता है,
और यहाँ पे हो सकता है कि ऐड भी हो सकता है, सबट्रैक्ट भी हो सकता है। वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा क्वेश्चन में किस टाइप से हमको अप्लाई करना है। लेकिन मेन बात आपको ध्यान रखना है, फिर हमको समझाना। हमको पता है कि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, है ना। थोड़ा सा हम बात करते हैं। अगर ये R1 है, हम बोल रहे हैं समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। जब तक आप लोग नहीं समझिएगा हम समझाते ही रह जाएंगे। अगर यहाँ पे R1 है तो यहाँ पे भी R1 आपको लिख देना है। अब बात रहा कि अगर R1 है तो यहाँ भी R1 हो गया। ये बात तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर R1 है तो R1 लिखना है, R2 है तो R2 लिखना है। अगर यहाँ पे R2 ले रहे हैं तो R2 लिखना है। अगर R3 ले रहे हैं मतलब आमने सामने एकदम सेम होगा। अब अगर R1 हो गया है तो हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे दूसरा रो हो जाए, हो सकता है ये तीसरा रो का मांग करे, है ना। तो ऐसा भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग को समझना है कि अगर R1 है तो यहाँ पे भी R1 होगा। और यहाँ जब R1 हो गया तो यहाँ या तो R2 आ सकता है। मेरे पास क्या बचा, R1 तो अप्लाई हो गया, तो बचा या तो R2 या तो R3 आएगा। तो यहाँ पे या तो R2 आएगा या तो फिर R3 आएगा। हो सकता है कि R2 आ गया तो इस टाइप का एक बन गया, तो हम लोग इस टाइप का भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आगे हम लोग देखें तो हो सकता है कि R1 का ऐसा अप्लाई नहीं, आगे कुछ दूसरा अप्लाई भी हो सकता है। जैसे हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे R1 है तो यहाँ पे भी R1 होगा, ये तो सबको पता है। हो सकता है कि R2 से काम नहीं चल रहा होगा, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा होगा, तब ऐड करना पड़ता होगा। हो सकता है कि ऐसा अप्लाई हो जाए। बात आप लोग समझ में आ रहा होगा। और आगे हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि अगर ये R1 है तो यहाँ पे भी R1 होगा। अगर यहाँ पे R1 है तो यहाँ पे भी R1 होगा। हो सकता है यहाँ R2 के जगह में R3 अप्लाई हो रहा होगा। अगर यहाँ R1 है तो यहाँ R1 होगा। तो यहाँ पे R2 का अप्लाई कर लिए। हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ R3 आ रहा होगा। अगर R3 आ रहा होगा तो हो सकता है R3 के साथ प्लस या माइनस का जरूरत पड़ा होगा, तो किसी को माइनस का जरूरत पड़ गया होगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता है कि R1 है तो यहाँ पे भी R1 होगा, तो हम ये नहीं कुछ जरूरी कि यही वाला अप्लाई होगा, इसमें से कोई भी एक अप्लाई होगा। तो अगर ये R1 है तो यहाँ पे भी R1 होगा। हो सकता है कि R3 आया और काम इतना में नहीं चल रहा है, ये तो फिक्स है R1 है तो यहाँ R1 होगा। लेकिन यहाँ पे R3 आया और इतना में काम नहीं चल रहा है, मेरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो हो सकता है कि 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने बोल रहा होगा, तो R3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हो सकता है यहाँ प्लस से काम चल रहा होगा, या हो सकता है यहाँ माइनस। तो मेरा कहने का मतलब ये चीज़ था। तो सबसे पहले हम लोग को ये सीखना है, हम लोग को सबसे पहले ये सीखना है कि अगर यहाँ R1 है तो यहाँ पे अप्लाई करना है R1, तो यहाँ पे R2 हो सकता है या तो R3 हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम R2 ले लिए और प्लस ले लिए, तो ये फिक्स नहीं रहेगा, क्वेश्चन के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। हो सकता है कि अगर R1 है तो यहाँ तो R1 होगा, ये तो फिक्स्ड है। तो यहाँ पे हम लोग अगर R2 लिए हैं तो हो सकता है R2 से काम नहीं चल रहा होगा क्वेश्चन में, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ रहा होगा, तो हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। हो सकता है यहाँ प्लस से काम चल गया, यहाँ हो सकता है माइनस का मांग हो रहा होगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है किस टाइप का। लेकिन हाँ, हम अगर बात कर रहे हैं कि यहाँ पे फिक्स होगा, यहाँ पे चेंज होते रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से, हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे चेंज होगा, साइड वाला में हर एक क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होता है। अगर यहाँ R1 है तो R1 होगा। हो सकता है कि दूसरा क्वेश्चन जब आया होगा तो R2 लिखा, लेकिन R2 से काम नहीं चला होगा, 3 से मल्टीप्लाई करने बोल रहा होगा। हो सकता है कि माइनस से नहीं, यहाँ प्लस पे काम हो रहा होगा। ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर हम लोग आगे बात करें, अगर R1 है और यहाँ पे R1 है, अगर R1 है और R1 है तो कभी भी R1 के आगे मल्टीप्लाई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ होगा तो साइड वाला में होना चाहिए। साइड वाला मेरा कहने मतलब अगर यहाँ R1 है तो R1 में नहीं, ये R2 4 टाइम्स होना चाहिए, 4 टाइम्स R2 होना चाहिए। तो हम लोग 2 बात सीखें कि अगर यहाँ R1 है तो यहाँ R1 होगा, अगर यहाँ R2 है तो R2 होगा, ये दोनों आमने सामने सेम होगा। दूसरा बात, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई अगर साइड वाला में है, बगल वाला में, तो चलेगा, है ना, तो चलेगा। लेकिन अगर R1 और R1 के आगे अगर पहला नंबर में कोई मल्टीप्लाई कांस्टेंट हो गया है तो ये गलत है, ये गलत अप्लाई है। हाँ, अगर ऐसा हुआ होगा, ऐसा अगर हुआ होगा तो 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई हुआ होगा तो फिर ये 4 टाइम्स यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स के पहले बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन हम अभी इसका फिलहाल चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा क्या कर रहे हैं, 2 बातें याद रखना है कि अगर यहाँ R1 है तो यहाँ R1 होगा,
यहाँ अगर R1 है तो यहाँ R1 होगा। दूसरा बात कि यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं होता है, कांस्टेंट सेकेंड मेंबर पे मल्टीप्लाई और ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट बीच में होगा और कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई सेकेंड मेंबर पे होगा। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा था। इसी तरह C1 C2 भी अप्लाई करते हैं, थोड़ा देखेंगे। अगर ये R2 है तो R2 है। देख लो हम क्या बोले, दो बात को ध्यान में रखना है कि हम बोले थे अगर यहाँ R2 है तो यहाँ R2 होगा, R2 है तो R2 होगा, R2 है तो R2 होगा, है ना। इतना तक क्लियर है। R2 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 R2। लेकिन हम बोले थे अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो साइड नंबर में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो आगे वाला में नहीं हुआ है, पीछे वाला में, तो सही है। आगे में नहीं हुआ है, पीछे में हुआ है, तो भी सही है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई है। तो मेरा कहने मतलब दो बात एकदम क्लियर होना चाहिए प्रॉपर्टी 7 में कि ए यहाँ पे R2 लिखेंगे तो यहाँ R2 होगा, अगर यहाँ R1 लिखेंगे तो सामने एकदम R1 ही लिखना है, अगर यहाँ R3 लिखेंगे तो यहाँ भी R3 लिखना है। तो दो बातें ध्यान देना है, अगर यहाँ R2 होगा तो यहाँ R2 लिखना है, और कोई भी कांस्टेंट का अगर जरूरत पड़ेगा तो इधर मल्टीप्लाई होगा, पहला नंबर में मल्टीप्लाई नहीं करना है। कहाँ मल्टीप्लाई करना है? सेकेंड मेंबर पे, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये चीज था प्रॉपर्टी 7। और अगर हम यहाँ पे अगर R2 है और यहाँ, तो सबसे पहले गलत है कि R2 है तो R1 नहीं होगा, R2 होगा, तो है ना। R2 है तो R2 में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, सेकेंड मेंबर में होना चाहिए, तो एक गलत है। इसको आगे बताया जाएगा। तो अगर आगे मल्टीप्लाई होगा तो इसका अलग रूल है, अभी यहाँ हम बता नहीं रहे। तो दो बातें को याद रखना है। प्रॉपर्टी 7 हमें ज़्यादा टाइम दे रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आया है, तो दो बातें याद रखना है। अगर यहाँ R2 है तो यहाँ R2 होगा, R1 है तो R1 होगा, और कोई कांस्टेंट को अगर गुना करना है या है ना गुना करना है तो पहला मेंबर में नहीं बल्कि सेकेंड मेंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है, और बीच में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो दो बातें R2 ये ध्यान में हो गया। दूसरा बात है कोई भी कांस्टेंट सेकेंड मेंबर में मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट में नहीं। जैसे हम ये क्वेश्चन को बता रहे हैं, थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि ये कैसे अप्लाई करना है, ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी 7 में हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं ताकि अगर ये समझ गए तो आपसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, और हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम लोग, है ना, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इसलिए हम प्रॉपर्टी 7 में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, समझ में आ जाए। हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन को बनाना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट, अब बहुत बच्चा बोल रहा होगा सर आप पिछले क्लास में बोले थे कि प्लस माइनस प्लस। सर प्लस माइनस प्लस से तो 3 ऑर्डर का है, तो एक्सपेंड कर दीजिए, इसको तोड़ दीजिए। तो छोटू अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत लंबा लंबा कैलकुलेशन आ जाएगा और जाके तुम फंस जाओगे, आंसर तक पहुँच नहीं पाओगे। तो हम लोग अगर उस तरीका से सॉल्व करेंगे प्लस माइनस प्लस, तो इतना प्रॉपर्टीज हम लोग क्यों पढ़े? नहीं पढ़ना चाहिए फिर। तो इतना प्रॉपर्टीज पढ़ने का मतलब है कि अगर क्वेश्चन अगर लॉन्ग बन रहा है तो प्लस माइनस प्लस से सॉल्व नहीं किया जाएगा, ए यहाँ पे फेल कर जाएगा। इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट का कहानी सुनना है कि डिटर्मिनेंट में सबसे पहले किसी भी हाल में 2 जीरो आना चाहिए। डिटर्मिनेंट में किसी भी हाल में 2 जीरो आना चाहिए, वो भी एक ही लाइन में, चाहे रो के एक लाइन में आए या कॉलम के एक लाइन में आए। उससे क्या होगा, जब हम लोग प्लस माइनस प्लस करेंगे तो 2 जगह अगर जीरो आएगा तो 2 के चलते जीरो हो जाएगा। सिर्फ एक एलिमेंट्स के लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। मान लो कि 2 एलिमेंट में जीरो आ गया तो 2 जगह जीरो हो गया, तो सिर्फ हमको इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए डिटर्मिनेंट के केसेस में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि डिटर्मिनेंट के केसेस में जब हम लोग सॉल्व करते हैं या रो ऑपरेशन लगाएंगे, इस टाइप से लगाना है कि डिटर्मिनेंट में, है ना, किसी एक रो में या एक कॉलम में 2 जीरो लाना है। ये सोच के चलना है कि हमको किसी भी हाल में 2 जीरो लाना है। क्या आप लोग इसको एक्सपेंड डायरेक्ट कीजिएगा? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्ट आप अगर इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो एक कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा और आंसर तक हम लोग फाइनली नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी का अप्लाई कर रहे हैं? प्रॉपर्टी नंबर 7, ताकि हम लोग डिटर्मिनेंट का कहना है कि अगर 2, है ना, 2 जीरो अगर नज़र आ गया, 2 जीरो नज़र आ गया मतलब क्वेश्चन बन गया। तो हम लोग डिटर्मिनेंट का जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो उस टाइम बताया जाएगा कि 2 जीरो कैसे लाया जाता है। तो डिटर्मिनेंट का फंडा है कि किसी भी हाल में 2 जीरो लाना है, 2 जीरो लाना है। तो 2 जीरो आने के बाद मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे आप यहाँ देखें थोड़ा, हम क्या बोल रहे हैं, 2016 में पूछा था कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अप्लाई कैसे करते हैं, प्रॉपर्टी 7 का हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए कि 2 जीरो कैसे लाना है,
हमको लग रहा है कि R1 है, पहला सोया लाइन है, ये दूसरा सोया लाइन है, ये तीसरा सोया लाइन है। तो हमको लग रहा है कि ये जो R2 है, ये जो मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है। हम सिर्फ अप्लाई बता रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, हम दिखा रहे हैं कि प्रॉपर्टी 7 जो इतना एग्जाम्पल दे रहे थे, कैसे अप्लाई कर रहे थे, वो चीज़ को हम यहाँ एक बार दिखा देंगे। तो हो सकता है कि क्वेश्चन के थ्रू आपका दिमाग में बैठ जाएगा और आपको फिर कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले R2 में देखिए कि यहाँ 2 टाइम्स ए है ना, और R1 में कितना है, A टाइम्स है। तो हमको लगता है कि इस R2 को, इस R2 यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 2 टाइम्स है। अगर यहाँ भी 2 टाइम्स हो जाए, यहाँ भी दो दे दें, तो हमको लगता है दोनों सेम हो जाएगा। और जब दोनों सेम हो जाएगा तो इसके बाद दोनों को घटा देंगे तो एक जीरो बन जाएगा। और डिटर्मिनेंट बोल भी रहा था कि किसी भी हाल में आपको 2 जीरो लाना है। तो 2 जीरो कैसे आएगा, तो 2 जीरो तभी आएगा जब आप प्रॉपर्टी 7 का अप्लाई करेंगे। तो 7 का प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे, तो हमको देखना है कि जीरो कहाँ बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 है, तो हम इसको जीरो बना रहे हैं। तो किसको जीरो बना रहे हैं, R2 को। किसको जीरो बना रहे हैं, R2 रो को, है ना। किसको जीरो बना रहे हैं, R2 को। तो सबसे पहले R2 को लिखेंगे। और आप लोग को बताया गया था अगर R2 है तो यहाँ पे भी आपको R2 ही लिखना है। तो आप नहीं समझ रहे सर R1 यहाँ क्यों नहीं लिखे सर, देखो बात कर रहे हैं हम लोग जीरो किसको बना रहे हैं, R2। तो जिसको चेंज कीजिएगा, मतलब R2 का नाम अब चेंज होने वाला है। R2 पहले 2A था, अब R2 के जगह नाम चेंज होके अब यहाँ पे क्या बनेगा, जीरो। क्या बनेगा, जीरो। तो जिसका नाम चेंज होगा, जिसका नेम चेंज होगा उसको यहाँ लिखेंगे और वही चीज़ को यहाँ लिखेंगे। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मेरा कहने का मतलब है कि R2 को हम लोग को जीरो करना है। तो R2 को जीरो करना है, मतलब R2 का हम लोग अब ए 2A ना दिख के अब जीरो दिखने वाला है। तो ये चीज़ चेंज कर रहा है, कौन चेंज कर रहा है, R2। तो जो चेंज करेगा उसको लिखेंगे और वही चीज़ को यहाँ लिखेंगे। ये बात समझ में आ गया। हम बताए थे अगर यहाँ R2 लिख रहे हैं तो यहाँ भी R2 होगा। अब बताया जा रहा है कि ये जो R1 में है, ये क्या है, R1 है। ये क्या है, R1 है। ये मेरा क्या है, R1 है। ठीक है। तो हम बोले थे जरूरत के हिसाब से यहाँ पे पता करना रहेगा कि हमको कौन सा लिखना है। तो यहाँ पे हम किसका बात कर रहे हैं, R1। तो R1 में कितना गुना करना पड़ जाएगा, 2 टाइम्स। R1 में कितना गुना कर रहे हैं, 2। R1 में कितना गुना कर रहे हैं, 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, R2 में से किसको घटा रहे हैं, R1 को। कितना से गुना करके, 2। अब घटाएंगे तब तो जीरो होगा, यहाँ जोड़ने से जीरो नहीं आएगा बल्कि घटाए। तो ये मेरा अप्लाई था, एक जीरो मेरा बन जाएगा। समझ आ रहा बात। तो एक बार हम लोग फिर देखें, R2 को चेंज कर रहे हैं। तो जिसको चेंज करेंगे पहले स्टार्ट उसी से होगा। तो किसका नाम चेंज हो रहा है, क्योंकि R2 का नाम 2A से अब क्या बनने वाला है, जीरो। तो इसीलिए पहला नाम किसका लिखाएंगे, R2, क्योंकि R2 का नाम चेंज हो रहा है। अगर यहाँ R2 है तो यहाँ R2 लिखाएगा। हम बोले तो 2 बात, जो चेंज करेगा पहले उसी से स्टार्ट करेंगे, और जो अगर यहाँ R2 है तो यहाँ R2 होगा। चलो क्लियर है। अब R2 में किसको घटा रहे हैं, R1। लेकिन R1 को डायरेक्ट घटा देंगे 2A में, A तो A बचेगा, जबकि हमको यहाँ 2 दे के घटाना पड़ेगा। तो R1 में कितना गुना कर दिए, 2, और कितना से घटा दिए, माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, नाम किसका चेंज है, R2 का। नाम किसका चेंज है, R2 का। तो पहला लाइन है ना, पहला लाइन हम लोग का ऐसे ही रह जाएगा। नाम किसका चेंज है, R2 का। तो R1 ऐसे ही रह जाएगा, A प्लस B, A प्लस B प्लस C, ये रह जाएगा। तो देख लो R2 का नाम चेंज है, तो R2, तो R2 2A। R2 में किसको घटाना, R1 को। तो R2 में किसको घटाना, R1 को, लेकिन कितना से गुना करके, 2। तो यहाँ जाएगा 2A। ठीक है। अब यहाँ पे क्या गया, 3A प्लस 2B। ये मेरा R2 है। R2 में किसको घटा रहे हैं, R1 को। तो R1 को जब घटाएंगे तो कितना से गुना करके, यहाँ A और B है तो R1 में 2 गुना कर रहे हैं। कहाँ गुना कर रहे हैं, R1 में। तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2A लिख देंगे, 2B लिख देंगे। लेकिन जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ जब इसमें से इसमें घटा रहे हैं, R2 में से R1 को घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो यहाँ 2 चीज़ है, दोनों में नेगेटिव साइन आ जाएगा। उसी तरह R2 है तो R2 को पहले हम लोग लिख लेंगे, R2 को लिख लेंगे। और घटा किसको रहे हम लोग, घटा किसको रहे हैं,
R2 लिख दिए, घटा रहे R1 को, लेकिन R1 में कितना गुना करके 2, तो यहाँ जाएगा 2A 2B 2C, 2A 2B 2C, लेकिन जब घटाएंगे R1 को तो बीच में क्या देना है, माइनस, तो सब में माइनस चला जाएगा। ये चीज़ था। तो नाम किसका चेंज था, R2 का, तो R1 जैसा का वैसे ही रह गया, लेकिन R3 भी वैसे ही रहेगा, 3A 6A 3B 10A 6B 3C। तो देख लो कि यहाँ पे हम लोग R2 का नाम चेंज हो गया, क्योंकि इसका नाम चेंज होके A03A A प्लस B, 3A में 2A जाएगा तो A बचेगा, 2B में 2B जाएगा तो कट जाएगा, A बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 6A प्लस 3B A प्लस B प्लस C, 4A में 2A जाएगा, 4A में 2A जाएगा तो 2A, 3B में 2B जाएगा तो B, एक कट गया, और यहाँ बच गया 10A प्लस 6B प्लस 3C। तो मेरा कहने का मतलब है कि R2 का नाम चेंज था। हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ जो लिखे वही चेंज करेगा। देखिए पहले R2 का नाम कुछ और था, 2A, तो जहाँ 0 बन गया, 3A प्लस 2B जहाँ A बन गया, 4A 3B प्लस 2C यहाँ पे 2A प्लस B बन गया। इस तरीक़ा से R2 मेरा चेंज कर गया, लेकिन R1 और R3 जैसा का है वैसे ही मौजूद है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इस टाइप से हम लोग अप्लाई करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, दो बात याद रखेंगे। प्रॉपर्टी 7 में हम एग्जाम्पल देख बताएं, अगर जो चेंज करेगा, ध्यान दीजिएगा, जो चेंज करेगा उसको यहाँ लिखना है, जो चेंज करेगा वो यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे कौन चेंज कर रहा था, R2 को हम लोग 0 बना रहे हैं, तो जो चेंज करेगा उसको यहाँ लिखना है, और अगर जो चेंज करेगा उसको यहाँ लिखना है, और यहाँ जो होगा उसके हिसाब से यहाँ लिखना है। और कभी भी मल्टीप्लाई होगा तो बगल वाला में होता है, कभी भी इसके आगे मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर होगा तो उसका अलग केसेस आएगा। अभी हम लोग को ये जानना है, जो चेंज करेगा, 3 बात याद रखना है, जो चेंज करेगा वो सबसे पहले, और जो यहाँ पे होगा वही चीज़ यहाँ पे होगा। और तीसरा बात कि है ना, सेकेंड मेंबर में कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जाता है। प्रॉपर्टी 7, 3 बात याद रखना है। अगर यहाँ R3 को हम चेंज करवा रहे हैं, 2A को नाम 0 बना रहे हैं, मतलब उसका नाम को चेंज कर रहे हैं। अगर हम R3 का नाम चेंज कर रहे हैं तो R3 लिखाएगा, R3 अगर है तो यहाँ R3 होगा। तो 2 बात क्लियर है, जो चेंज होगा उससे स्टार्ट करेंगे, जो चेंज होगा उससे स्टार्ट करेंगे, और जो यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे होगा। 2 बात क्लियर, चेंज होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे, जो चेंज करेगा वहीं से स्टार्ट करेंगे, जो चेंज करेगा उसी से स्टार्ट करेंगे, पहला। दूसरा, जो यहाँ होगा वही चीज़ यहाँ होगा। 2 बात हो गया। और अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है तो सेकेंड मेंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आप नोट करें। नंबर 8 जो 1 मार्क्स में पूछता भी है, तो इसलिए आप लोग को बता दिया जा रहा है। हम लोग एक भी कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ रहे हैं, हम लोग चाहे इजी हो चाहे टफ हो, सारे को हम क्लियर कर रहे हैं। अब मेरा कोशिश रहेगा कि आप लोग को समझ में आ जाए, और हम वीडियो बनाते ही हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए इस टाइप से। तो एक 1 मार्क्स में ये सवाल पूछेगा, इसलिए आपको बता दिया जा रहा है, एक छोटा कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग अगर बात करें तो एक फार्मूला होता है के का डिटरमिनेंट। इसका फार्मूला होता है कि जब भी यहाँ के का मतलब यहाँ होता है कांस्टेंट, के हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। तो जब भी कांस्टेंट अगर यहाँ मोड से निकले, डिटरमिनेंट से जब निकलेगा तो के का पावर n। तो आप लोग को लग रहा होगा साला यहाँ पे n कहीं है नहीं, और यहाँ n कैसे निकाल रहा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर डिटरमिनेंट के अंदर में कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट निकलेगा, लेकिन एक n लिख दीजिएगा, बताया जाएगा n क्या है, और a में हमेशा डिटरमिनेंट होगा। तो आप समझिए k निकल रहा है, तो k जब निकल रहा है तो इसके बदले में डिटरमिनेंट k में भी होना चाहिए, लेकिन k को डिटरमिनेंट ना दे के उसके बदले में उसको क्या दे दिया जा रहा है, n। और a जब निकलेगा तो क्या लेके निकल रहा है, डिटरमिनेंट। तो जिसमें n इज क्या है, ऑर्डर। और ऑर्डर आप लोग को पता है मैट्रिसेस में ऑर्डर क्या होता है, 2 रो 2 कॉलम है तो ऑर्डर 2, 3 रो 3 कॉलम है तो ऑर्डर 3। तो वही चीज़ यहाँ पे बात किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल लेके हम क्लियर कर रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ना छूटे। हम बात कर रहे हैं, अगर k है तो मान लो अगर 5 है तो कैसे निकालना है। तो 5 में भी डिटरमिनेंट है,
और ए में भी है, तो 5 को डिटर्मिनेंट नहीं दिया जाएगा, उसके बदले में डिटर्मिनेंट के बदले में इसमें n मिलेगा, किसमें, कांस्टेंट को n मिलेगा, और a को क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट। तो 5 को डिटर्मिनेंट ना मिलके क्या मिल जाएगा, n, और a को क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट। तो इस टाइप से फॉर्मूला लिखा जाएगा। अगर मान लो 6 a है तो 6 निकलेगा, तो 6 में क्या लगा देना है, n, और a में क्या लगा देना है, डिटर्मिनेंट्स। तो हम लोग अगर बात करें, क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि फाइंड 3a का वैल्यू क्या होगा, जबकि गिवन में a डिटर्मिनेंट और n का वैल्यू दिया रहेगा। या तो n के जब लिख देगा, ऑर्डर जो है 2 है, तो आप लोग को समझ जाना है कि ऑर्डर का मतलब n का ही वैल्यू दिया गया है। तो 3a का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला के हिसाब से, तो अभी बताया गया था कि कांस्टेंट में n लगाते हैं, तो मेरा यहाँ कांस्टेंट कौन है, 3, कांस्टेंट कौन है, 3, तो 3 में क्या लगा देंगे, n। हाँ, ये अब दिमाग में मत लाइए कि n कहाँ से आया, आपको बार बार बताया जा रहा है कि कांस्टेंट जब निकलता तो डिटर्मिनेंट तो दोनों पे है, तो कांस्टेंट में भी डिटर्मिनेंट होना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट को बोल रहा है, ए बोल रहा है के को कि तुम निकल जाओ, तुम डिटर्मिनेंट तुमको नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में n दे रहे हैं। तो जब भी कांस्टेंट निकलेगा, तो यहाँ k था तो kn निकला, तो यहाँ k के जगह हम कौन है, 3, तो 3 क्या निकल रहा है, n लेके, लेकिन a क्या निकलेगा, a का डिटर्मिनेंट। और आप लोग को पता है कि n का वैल्यू भी दिया है 2, और a डिटर्मिनेंट कितना दिया है, 5। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आप वैल्यू को पुट कीजिए, 9 × 5, इसका आंसर आ जाएगा 45। तो ये बात को ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि जब भी कांस्टेंट निकलेगा तो डिटर्मिनेंट नहीं, n, कांस्टेंट क्या लेके निकलेगा, डिटर्मिनेंट नहीं, उसके बदले में n निकलेगा, और a को क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट। तो हम लोग को याद रखना है कि 3 जब निकलेगा तो n लेके निकलेगा, और a जब निकलेगा तो डिटर्मिनेंट लेके। तो यहाँ प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा कैसी सीना बुक से। और थैंक यू, बाय।